अनंतनाग जिले में सेना और पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन 12 सितंबर की शाम को शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक 50 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन यह एनकाउंटर अब भी समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग के जिस गड़ूल इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस इलाके में घने जंगल हैं और इसी वजह से इस एनकाउंटर में इतना समय लग रहा है। इन आतंकवादियों को पकड़ने में या इन्हें न्यूट्रलाइज करने में इसलिए ज्यादा समय लगा है क्योंकि घना जंगल है और वो इस घने जंगल का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। आप इस नक्शे में देखिए कि अनंतनाग के जिस कोकरनाग फॉरेस्ट एरिया में यह मुठभेड़ चल रहा है, वो फॉरेस्ट एरिया कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दक्षिण कश्मीर का वो इलाका है जहां इससे पहले भी कई बार आतंकवादियों ने यहां पर छुपने की कोशिश की है और इस जगह से सबसे पास जो एलओसी है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। 12 सितंबर को जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब पुलिस और सेना को इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिनमें आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर उजैर खान भी शामिल था और यह वही उजैर खान है जिसका परिवार अनंतनाग के इसी कोकरनाग इलाके में रहता है, जबकि उसके साथ जो आतंकवादी हैं बाकी के, ये आतंकवादी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान से आए हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना पिछले 6 महीनों से उजैर खान की तलाश में थी, इसलिए जब उसे सूचना मिली कि वो कोकरनाग के इन घने जंगलों में छिपा हुआ है तो इसके लिए एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे कर्नल मनप्रीत सिंह लीड कर रहे थे, जो भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 सितंबर की रात को ये जो है एनकाउंटर रात को ये शुरू हुआ और अब आप देखिए इस एनकाउंटर का टाइमलाइन। 12 सितंबर की रात को यह ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन अगले दिन जब सुबह यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक आतंकवादी इस इलाके में ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, जहां से उन्होंने कायरों की तरह सेना और पुलिस के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और अचानक हुए इस हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जबकि एक जवान की अब भी तलाश की जा रही है। यह जवान अभी लापता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस साल कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 90% तक कम हो गई है। 90% तक रिक्रूटमेंट कम हो गई है। वर्ष 2020 में 191, 2021 में 141 और पिछले साल 2022 में 121 लोग कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए थे, लेकिन इस साल जून महीने तक सिर्फ 7 युवा ही कश्मीर से अलग अलग आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में कश्मीर में सिर्फ 50 के आसपास ही सक्रिय आतंकवादी बचे थे, जबकि इससे पहले कश्मीर में इन्हीं सक्रिय आतंकवादियों की संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी। 2016 में अकेले कश्मीर में 200 से ज्यादा सक्रिय आतंकवादी थे, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या 50 के आसपास रह गई थी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होने लगभग बंद हो गए थे। और इसीलिए मई के महीने में G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी हुई थी, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर आए थे और यह बैठक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में कश्मीर कभी इतना शांत नहीं रहा जितना इस साल के जुलाई महीने तक था। कश्मीर में इस साल आतंकवाद की 190 घटनाएं हुई, जिनमें 76 लोग मारे गए और इनमें भी 50 आतंकवादी हैं, जबकि इससे पहले के वर्षों में मौतों का यही आंकड़ा 200 से ज्यादा हुआ करता था और इनमें भी जवानों और नागरिकों की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन अब कश्मीर शांत होने लगा था और घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या भी सबसे कम रह गई थी। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी संगठन है जो वर्ष 2019 में बना और इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए यह कहा था कि इस संगठन द्वारा कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान से आने वाले हथियारों और ड्रग्स के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। यह तस्वीर शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता की है, जिन्होंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना पड़ेगा। लेकिन कल जब यह स्थिति आई तो वो पूरी तरह से टूट गए और अपने बेटे को कंधा देते हुए इस पिता के आंसुओं में वो पीड़ा, वो दर्द दिख रहा था
जिसे शायद आज मैं भी शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। आप खुद इन तस्वीरों को आज देखिए। अनंतनाग के इस एनकाउंटर के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी 12 और 13 सितंबर को आतंकवादियों से एक और मुठभेड़ हुई थी, जिसमें राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। आज उनकी बात करना भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब शहीद रवि कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो इस दौरान हर किसी की आंखें नम थीं और इस दौरान उनके अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ आई थी कि नेताओं की रैलियों में भी और बड़े से बड़े एक्टर के किसी इवेंट में भी आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे देश के जो असली नायक हैं वो ये हैं। ये सारे लोग अपनी स्वेच्छा से शहीद रवि कुमार के अंतिम संस्कार में आए थे और उन्हें आखिरी बार नमन करके सल्यूट करना चाहते थे। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातन धर्म के अपमान पर पहला बयान दिखाएंगे। पहली बार उन्होंने इस पर बयान दिया है जिसमें उन्होंने इंडिया नाम के विपक्ष के गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो सनातन धर्म को तहस नहस करना चाहता है। और प्रधानमंत्री ने यह बयान मध्य प्रदेश के बीना में दिया है, जहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अंत नहीं हो सकता और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे देश के 14 न्यूज एंकर्स की एक सूची जारी की है और यह कहा है कि इस सूची में जो 14 न्यूज एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये पार्टियां उन सब पत्रकारों का बहिष्कार करेंगी। बहिष्कार का मतलब यह है कि इन 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता ना तो इन न्यूज एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शोज में हिस्सा लेंगे, ना ही उनके किसी और कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे, यानी पूरा बहिष्कार करेंगे। और इन विपक्षी दलों ने जिन न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया है उन 14 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है और हमारी ही संस्था के और भी हमारे कई लोग ऐसे हैं, मेरे साथी हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। अगर दूसरी नजर से देखें तो शायद इंडिया टुडे ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग इस सूची में शामिल हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का विपक्ष एकजुट होकर इस तरह देश के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनकी सूची बनाकर उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के पीछे इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए इन न्यूज एंकर्स के शोज में उनके पक्ष को नहीं दिखाया जाता। ये जो न्यूज एंकर्स हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन आज मैं कुछ आंकड़ों की मदद से आपको इसका सच बताना चाहता हूं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के मौके पर आपको हम ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के डीएनए में हिंदी बसी हुई है और हिंदी आपके घर में मौजूद उस मां की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है। यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है और आपके घर के किसी कोने में आपको आज भी हिंदी आपका इंतजार करते हुए मिल जाएगी। इसलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन अगर आप शुद्ध हिंदी बोलना सीख लेते हैं, तब भी आप उतने ही ज्ञानी माने जाएंगे। यानी अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए सिर्फ अंग्रेजी बोलना आवश्यक नहीं है। और हिंदी, देखिए, हमारी और आपकी जो मुलाकात होती है हर रोज, हमारे बीच में जो एक पुल है वो भी तो हिंदी है। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी दिखती है।